नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर, जो हमारे थ्योरी भी होगी, उससे रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न भी होंगे जो आपकी तैयारियों की और मजबूत बनाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पर्यावरण से इससे बनने वाले प्रश्न। और ये आप प्रीवियस से भी किसी भी टॉपिक से लगा लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं अभी थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा इस वीडियो में कवर करूंगी। बने रहिएगा लास्ट तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैव विविधता, पहले तो हम देखेंगे जैव विविधता क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है, देखिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सामान्य प्रश्न क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण के बारे में आप सब लोग रहते हैं तो पर्यावरण के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो पर्यावरण क्या है, जो हमारे आसपास का एरिया होता है उसमें जो पाया जाता है, जैसे कि हवा है, वायु है, वर्षा है, ये सारा हमारे आसपास का पर्यावरण होता है। जो परि मतलब होता है चारों तरफ आवरण में ढका हुआ, जो चारों तरफ से ढका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। तो पर्यावरण शब्द सबसे पहले जान लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं। परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब होता है ढका हुआ, जो वायु, जल, अग्नि सबसे ढका हुआ है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण, दूसरा शब्द हमारे सामने दिखाई दे रहा है पारिस्थितिकी, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। एक होता है इकोसिस्टम और एक होता है इकोलॉजी। इकोसिस्टम शब्द होता है जिसको हम बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले 1935 में किया था। जो पॉइंट इसमें नहीं है मैं बोलूँगी उसको आप नोट कर लीजिएगा और शॉर्ट्स नोट ज़रूर बनाइएगा, तो आपको इस वीडियो देखने का फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो जैसे सारी वीडियो आप देखते रहते हैं, इस वीडियो को आप देखकर चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया था। ऐसे ही अब हम देखेंगे, देखते हैं अब। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। जैव मंडल किसे कहते हैं, पहले जैव मंडल के बारे में जानेंगे। जीवों का वह भाग जहाँ पर जीवन संभव हो उसको जैव मंडल कहते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक में वो सारे शब्द आएंगे, नदियाँ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये जैविक में आएंगे। अजैविक में हो जाएंगे पहाड़ वगैरह, वो लोहा, ये सारे जो खनिज होते हैं वो चले जाते हैं अजैविक में। जैविक घटक क्या, जैसे पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे हो जाएंगे हमारे जैविक में। अजैविक में वायु, जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, ये सारे हमारे अजैविक में हो जाएंगे। सीधा समझिए, जिसमें जीवन होता है वो जैविक होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक होते हैं। तो पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे क्या है, इनमें जीवन पाया जाता है, इसको अजैविक नहीं बोल सकते हैं। आ मतलब होता नहीं, तो आ मतलब जीवन नहीं, तो अजैविक तो नहीं होगा। ये जिसमें जीवन होगा उसको जैविक बोलेंगे, जिसमें जीवन नहीं होगा उसको अजैविक बोलेंगे। अब देखते हैं पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जीवों के समुदाय, उनका भौतिक पर्यावरण। जो जीवों का समुदाय होता है उनके आसपास का भौतिक पर्यावरण पारितंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार होते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्थलीय और एक होता है जलीय। याद रखेंगे, एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। अब स्थलीय जलीय से 2 प्रश्न और बनते हैं कि सब स्थलीय का जीव भार का जो पिरामिड कैसा बनता है, पिरामिड के बारे में बताऊंगी, पिरामिड कैसा बनता है। तो पिरामिड कैसा बनता है, स्थलीय का जीव भार का प्राणी सीधा बनेगा, लेकिन जलीय का जीव भार का पिरामिड जो होगा वो उल्टा बनेगा। नोट कर लीजिएगा, यहीं पर आप ऐसे करके एरो बना के लिख लेंगे तो आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, भोजन के एक स्रोत से दूसरे तक ऊर्जा का हस्तांतरण का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। नेक्स्ट,
खाद्य जाल किसे कहते हैं? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में आपस में जुड़ना खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का मतलब जैसे कि घास कौन खाएगा, कुछ टिड्डा टिड्डे का कौन खाएगा, या ऐसे करके ये जो श्रृंखला होती है उसी को हम खाद्य जाल बोलते हैं। उत्पादक, उत्पादक कौन? जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता क्या? ये प्रश्न बनता है और यूपी टेट या सुपर टेट की जो परीक्षा देने वाले हैं, वो यूपी टेट तो हो चुका है, इसके बाद भी जब परीक्षा देने जो डीएलएड अभी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो भी देना चाहते हैं उसमें ये प्रश्न भर भर के पूछे। पर्यावरण का आपका अलग से ही टॉपिक है, आप देख सकते होंगे उसमें सिलेबस में। तो यूपी पर सुपर टेट वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो कम है लेकिन हमको तैयारी इतनी ज़बरदस्त करनी है कि 11,000 वैकेंसी में एक सीट आपको चाहिए वो कन्फर्म हो जाए। तो देखते हैं उत्पादक क्या है? हरे पौधों को अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उत्पादक। उपभोक्ता, उप मतलब होता है दूसरों को भोगता है, दूसरे को भोग लगाता है, जैसे कि वे जीव जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता मतलब जैसे कि आपने हर जगह किसी न किसी कार्ड पे उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कौन उस चीज़ का भोग कर रहा है, तो क्या है? दूसरों का पर निर्भर जो होते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। अपघटक क्या होता है? अपघटक इतना पूछा जाता है कि आपको क्या ही बताएं। ये जीव मृत पदार्थों को विघटित करते हैं, जैसे जो जीवाणु वगैरह होते हैं, जीवाणु हुआ, कवक हुआ, शैवाल, ये सब अपघटक में आते हैं। ऊर्जा का प्रथम नियम किसने दिया है? पहले तो ये याद रखेंगे, ऊर्जा का प्रथम नियम लिंडेमान ने दिया। किसने दिया? ऊर्जा का नियम किसने दिया है? 10% का नियम लिंडेमान ने दिया है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम, ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, किसने कहा? ऊर्जा का प्रथम नियम दिया है। और ऊर्जा किस दिशा में, ऊर्जा किस दिशा में चलती है? तो ये चलती है एक दिशा, एक दिशीय होती है ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट, और ऊर्जा का 10% किस जो नियम है किसने दिया? 10% का नियम पर्यावरण से संबंधित है, लिंडेमान ने दिया है। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य। ओजोन परत किस गैस बनती है? किस गैस से बनती है? तो ओजोन से बनती है। ओजोन कैसे? O2 होगा, एक O और होगा, बन जाएगा O3। तो ऑक्सीजन के साथ O जुड़ेगा तो बन जाएगा O3, मतलब ऑक्सीजन, ओजोन बन जाएगा। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना। जो सूर्य की तरफ से हमारे पास जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो ओजोन परत क्या करती है? उसको रोक लेती है, इसलिए पराबैंगनी किरणों की रक्षा होती है, वो हमारे पास तक नहीं आती, उससे हम सेफ हो पाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें होती हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग बार बार गलती करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में O2 आता है, O2 पर ग्रीन समझ के आप ये नहीं समझिए कि O2 देते हैं ग्रीन तो ग्रीन पौधे हो गए, नहीं, गलत जवाब। ग्रीन हाउस गैसों में ग्रीन नाम समझ के आप लोग पेड़ पौधे समझ लेते हैं, तो ये समझते हैं कि ऑक्सीजन तो होना ही होना है, पर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, CFC, याद रखेंगे। ग्रीन नाम समझ के O2 को तो उससे दूर रहना है। ग्रीन हाउस गैस में O2 नहीं आता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जलवायु परिवर्तन किससे संबंधित? तापमान में दीर्घकालिक परिवर्तन, जो तापमान में एक तापमान बहुत दिनों तक बना रहता है उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, वन्य जीव और जैव विविधता। यहाँ से कम आपको पर्यावरण का अगर किसी में सिलेबस आता है तो आप देख लीजिएगा, 2 प्रश्न बनने वाले हैं सिर्फ ये 10 लाइनों से। आपको बहुत लग रहा होगा कि ऐसे तो वीडियो आती रहती हैं, क्या देखने से फ़ायदा है, पर आपको जब पेपर में जाके आपको क्वेश्चंस नहीं मिले तब कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं मिले थे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। याद रखेंगे पश्चिमी घाट कहाँ होता है। चलिए मैं एक बार मैप बना के आपको दिखा देती हूँ। तो पहले ये हमारा कुछ भारत का मैप है। ये भारत का मैप है। ये हमारा कौन सा घाट होता है? ये हमारा होता है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ये हमारा होता है पूर्वी घाट। तो आप यहाँ देख रहे हैं पश्चिमी घाट की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। याद रखेंगे पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसके कई नाम बदल चुके हैं, अब राजा जी अभयारण्य इसका नाम है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखेंगे आप, जिम कॉर्बेट 1936 में बना था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस, लद्दाख में है। कई बार पूछा गया है।
है। पहले क्या था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं था, तो ये एक ही में जम्मू कश्मीर पड़ जाता। लद्दाख जब अलग हो गया तो हेमिस, अब याद रखेंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर नहीं लगाना है आपको। और टाइगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा, टाइगर मतलब सबसे ज़्यादा चीता कहाँ पर रहते हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान में, टाइगर रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है, तो गिर बन। गिर से हमको लगता तो है कि मतलब कोई और होगा, पर गिर से गुजरात, गिर से गुजरात। जब रात गुजर जाती है तो इंसान गिर के सो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। गुजरात, रात गुजर जाती है तब दिन आके एकदम गिर के सो जाता है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। एशियाई शेर गुजरात में। एक सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक सिंह वाला गेड़ा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा असम में। एक सिंह वाला गेड़ा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा असम में। अब नेक्स्ट देखिए, संगाई या नृत्य करते हुए हिरन। संगाई या नृत्य करते हुए हिरन या तैरता हुआ, क्या बोलेंगे, पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ, मणिपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, नृत्य करते हुए हिरन भी केबुल लामजाओ में पाए जाते हैं। और एक ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, क्या है, तैरता हुआ, मणिपुर में। भारत का जल जीव कौन सा है, डॉल्फिन, 2009 में बना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फूल कमल। सिटीज़ किसे कहते हैं, सिटीज़ क्या होता है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार में सुरक्षा। सिटीज़ किसको बोलते हैं, लुप्त प्राय। लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है, जो प्रजातियां खत्म हो जाती हैं उसको हम सिटीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी के व्यापार की जो सुरक्षा की जाए उसको हम सिटीज़ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम पारित कब हुआ था, 2002 में। जैव विविधता अधिनियम पारित कब हुआ था, 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। अब सबसे बताइए, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, मणिपुर में। एक सिंगेड़ा काजीरंगा असम में। और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, हेमिस लद्दाख में। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट, इसको राजा जी अभ्यारण्य हो चुका है इसका नाम। अब हम जैव विविधता जब देखे हैं तो जैव विविधता में एक शब्द, जैव विविधता शब्द किसने दिया, सबसे पहले जैव विविधता शब्द के बारे में देखेंगे। जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था, वाल्टर जी रोजेज ने। लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं हम, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रोजेन। रोजेन नाम याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, रोजेन। रोज रोज क्या करते हैं, जैव विविधता बदलती रहती है, रोज 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 रोज, ऐसे याद रखें, रोजेन। जैव विविधता मतलब क्या होती है बताए हैं, जो हमारे आसपास का निर्धारित क्षेत्र होता है, विभिन्न प्रकार के वहाँ पादप जंतु की उपस्थिति पाई जाती है, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। तो रोजेन 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 याद रखेंगे आप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ, एक आएगा शब्द हॉट स्पॉट। क्या आएगा, हॉट स्पॉट। उसका सब प्रथम प्रयोग किसने किया है, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। कब किया था, 1988, नॉर्मन मायर्स। मायर्स आप याद रखेंगे। हॉट स्पॉट जो 4 प्रकार के होते हैं, अभी आगे बात करेंगे। और जैव विविधता का भंडार किसको कहा जाता है, जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम पर्यावरण संरक्षण। पहले हम पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, जो वायु प्रदूषण कैसे होता है, जो वाहनों से धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण में होता है। तो वाहनों, उद्योगों से निकलने वाली गैसें। स्वच्छ वायु अधिनियम कब आया था, 1981 में। जल प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू एवं घरेलू अपशिष्ट जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बहुत बार पूछा गया है, 1974। जल निवारण अधिनियम कब आया था, 1974 में। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। जो रासायनिक उर्वरक मतलब खाद जो होती है उसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कीटनाशकों का दवाई बहुत ज़्यादा डालते हैं, ये हमारे मृदा को ख़राब कर देती है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, वाहन, मशीनरी, लाउड स्पीकर। ध्वनि में सबसे ज़्यादा वाहन में जो आवाज़ होती है, मशीनें चलती हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़, ये ध्वनि को प्रदूषित करती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण किसको कहते हैं, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से। परमाणु संयंत्रों, रेडियोधर्मी अपशिष्ट से। रेडियोधर्मिक का उदाहरण मतलब चेरनोबिल दुर्घटना 1986 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्मल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल को गर्म करने की तापीय यंत्र जो होते हैं उसको से थर्मल प्रदूषण होता है। अब पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान सम्मेलन कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन। याद रखेंगे 1972 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। रियो सम्मेलन, इसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम 20+, इसको 20 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा, तो रियो सम्मेलन 1992। पहले स्टॉकहोम कब आया? 1972 में। रियो कब आया? 1992 में, 20 साल के बाद। क्योटो प्रोटोकॉल तुरंत 5 साल बाद आ गया। रियो +5 कर देंगे तो रियो में कितना जोड़ेंगे? 5, तो 1997 हो जाएगा। पेरिस 2015, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सदाकरी पैनल IPCC की स्थापना 1988 में हुई। IPCC की स्थापना जलवायु परिवर्तन अंतर सदाकरी पैनल की स्थापना 1988 में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया है? तो 1981 में। हरित NGT की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय हरित, बहुत बार पूछा गया ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। चिपको आंदोलन शुरू करने के लिए कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत पूछा जाता है। बिश्नोई समाज किसके संरक्षण के? वन्य जीव और पेड़ों के संरक्षण में बिश्नोई समाज आया था। उसके बाद देखिए नदी और झीलों के बारे में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है, जिसकी लंबाई 25 है। भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार, याद रखें, सबसे बड़ी होगी तो गंगा, अगर जल प्रवाह शब्द आएगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। नर्मदा नदी किस ओर बहती? पश्चिम से पूरब की ओर। भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार चिल्का झील हो जाएगी। एशिया की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। एशिया की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में पाया जाता है। और एक अभी हम राष्ट्रीय उद्यान बताए थे केबिल लामजाओ, कहाँ पर है? मणिपुर में ही है। सांवर झील राजस्थान में है। कृत्रिम झीलों का उदाहरण क्या है? प्लाया जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद कुछ हम जलवायु संबंधित प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिस मत करिएगा, ना ही स्किप करिएगा, देखते रहिए। आप डबल में भी देख सकते हैं, जिसको कि आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए। पढ़ा हुआ आप रिवीजन करने के लिए डबल पे देखिए, तुरंत रिवीजन कर लीजिए। कुछ पॉइंट मिलते हैं उसको नोट कर लीजिए तुरंत। एल नीनो किससे संबंधित? प्रशांत महासागर की ताप वृद्धि से। एल नीनो प्रशांत महासागर। ला नीना किससे संबंधित? प्रशांत महासागर की कमी से। एल नीनो होगा तो देखिए वृद्धि हो रही है, एल नीना होगा तो कमी हो रही है। चक्रवात किसे कहते हैं? गर्म हवा और नम हवा, मतलब ठंडी हवा के निम्न दबाव के क्षेत्र बनते हैं, उसको चक्रवात कहते हैं। भारत में चक्रवात अधिकतर कहाँ पर आते हैं? पूर्वी घाट पर। अभी हम पश्चिमी घाट में जहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और पूर्वी घाट उड़ीसा आंध्र प्रदेश तरफ पड़ता है, जो उत्तरी तट भी कहा जाता है। भूकंप किससे कारण आते हैं? पृथ्वी की पपड़ी के हलचल के कारण। जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं वो ऊपर नीचे हिले लगती हैं, उसको भूकंप आते हैं। रिएक्टर पैमाना किसे? भूकंप की तीव्रता नापने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी क्या है? समुद्र में तेज भूकंप की बड़ी बड़ी लहरें आना, उसको सुनामी कहते हैं। बाढ़ का मुख्य कारण अतिवृष्टि या नदियों का जल स्तर। अतिवृष्टि पेड़ का बहुत कटाव हो जाना, जिससे कि नदियों का पानी बहुत जल्दी आ जाता है, या नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा तो पेड़ के वहाँ गिरने लगेंगे और बाढ़ आ जाएगी। कुछ वन लाइनर 4-5 फैक्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे चार का जो भौतिक जैविक पर्यावरण, पारिस्थितिक जीवों के संबंधों का अध्ययन, वायुतंत्र उनकी जैविकता, जैविक पर्यावरण, जैविकता, संसाधनों की विविधता, प्रदूषण, पर्यावरण हानिकारक तत्वों को दूषित होना, जैवमंडल पृथ्वी का अवयव जहाँ जीवन असंभव हो, ग्रीन हाउस जो तापमान में वृद्धि होती है, अपशिष्ट उपयोग किए गए बची अपशिष्ट वस्तुएं, सतत विकास, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। वर्तमान चीज़ों को ऐसे ही पूर्ति किया जाए जो भविष्य में उन चीज़ों की कभी भी कमी नहीं हो पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट, बने रहिएगा लास्ट तक, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे ओजोन परत के बारे में। इससे पहले भी मैंने जाना है, लेकिन इस बार और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओजोन O3 गैस की एक परत जो पृथ्वी के 10 से 50 किलोमीटर समता मंडल में पाई जाती है। सबसे पहले एक पॉइंट है समता, किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? समता मंडल में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। यह परत सूर्य की हानिकारक किरणों को UV रे या UC को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है।
क्षरण के कारण क्या हो सकते हैं, क्षरण क्यों हो जाता है हमारे, तो देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, इनके कारण जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। जैव विविधता की प्रक्रिया देखते हैं। पहले क्या, ये हमारे सूर्य की किरणें हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ओजोन मंडल है। क्या है, ओजोन मंडल किस में पाया जाता है, समताप मंडल के अंदर में पाया जाता है। ये सूरज की किरणें आती हैं, किरणें आती पहले हम जो हमारे पास Cl कुछ क्लोरीन होता है O3 से बन के ये हमारे पास क्या बन जाता है, ClCO2 बन जाता है। इस प्रकार ओजोन O3 टूटता है और ये क्या बन जाता है, O3 बन जाता है। सबसे ज़्यादा गैस होती है हमारी हानिकारक CFC होती है। क्लोरीन मुक्त परमाणु मुक्त हो जाते हैं और O3 बन जाता है। ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की खोज किसने की थी, गॉर्डन डॉप्सन ने। याद रखेंगे, ओजोन परत की खोज डॉप्सन ने की थी 1928। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत से संबंधित, ओजोन से रिलेटेड है, तो 1987। इससे भारत ने इससे हस्ताक्षर कब किए, 1992। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन कब गया था, 1987 में, साइन हुआ 1992 में। वियना सम्मेलन, ये भी ओजोन से परत से संबंधित 1950 से। ओजोन परत के क्षरण का सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पर है, सबसे बड़ा छिद्र जो पाया जाता है ओजोन परत में, छिद्र हो गया, आप सुने होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल जिसको कहा जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर में। क्षरण के उपाय क्या हो सकते हैं, ओजोन क्षरणकारी पदार्थों का उपयोग बंद करना, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाना, फ्रिज, ड्रायर, कंडीशनर आदि की नियमित जांच करना, जन जागरूकता बढ़ाना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1947 के प्रावधानों का पालन करना। इससे प्रभाव, जो क्षरण हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कैंसर, मोतियाबिंद, झुर्रियाँ आदि रोग बढ़ते हैं। तो ये आप पूछा जाता है, ओजोन क्षरण से कौन से रोग होते हैं, तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, फसलों की उत्पादकता भी घट जाती है। समुद्र जीवों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फाइटोप्लैंक्टन का बुरा प्रभाव, जिससे जल प्रवाह और श्रृंखला प्रभावित होते हैं। प्लास्टिक, रबड़ आदि सब पदार्थ जल्दी खराब होते हैं, इसलिए हवा क्षरण से हम लोगों को ये सारी चीज़ें परेशानी हो सकती है। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रदूषण प्रकार, देखेंगे कुछ। वह आवासीय परिवर्तन जो हमारे वातावरण के भौतिक, रासायनिक और जैव गुण हानिक रूप में प्रभावित करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। पहले वायु प्रदूषण, वाहनों और धुआं, कारखानों से अवशेष से जलाने चीज़ों से होता है। इससे हमें कौन सा, वायु प्रदूषण से होने वाले रोग भी देखिए इंपॉर्टेंट है। श्वसन रोग, आँखों में जलन, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। इसमें गैसें कौन सी, CO, CO2, SO2, NO और O3 धूल के कण। जल प्रदूषण से कारण औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक तेल रिसाव होना। जल जीवों की मृत्यु, जल जनित रोग, हैजा, टाइफाइड, पीने के जल से कमी से हो जाते हैं, हैजा जो गंदा पानी पीते हैं उससे हो जाता है। रोकथाम, अपशिष्ट उपचार, रासायनिक का नियंत्रण उपयोग। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण, कारण रासायनिक उर्वरक, जो कीटनाशक, अपशिष्ट और खनन, ठोस अपशिष्ट होगा, खनन होगा, प्लास्टिक का प्रयोग, इससे हमारी मृदा को प्रदूषित हो जाएगी। मिट्टी की उर्वरता घटती है, फसलों में विषैले तत्व आ जाते हैं, भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है। रोकथाम, जैविक खाद का प्रयोग करना, प्लास्टिक को कम करना। ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर, पटाखे, निर्माण आदि, इन चीज़ों से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सुनने की क्षमता कम होना, तनाव, उच्च रक्तचाप, नींद में बाधा होना। ये मनुष्य दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल क्षेत्र निर्धारित किया गया है, और मनुष्य जो है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, प्लास्टिक, कांच, घरेलू कचरा आदि कचरा के रूप में उसको प्रयोग करना चाहिए। भूमि, जल, वायु प्रदूषित होती है तो रोग फैलते हैं। पुनर्चक्रण, कचरा वर्गीकरण, कम उपयोग, ये हमारे के ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्वच्छ वायु अभियान 1981 में चलाया गया।
जल प्रदूषण 1974 में चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। मेटेरियल प्रोडक्ट 1987 में। एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रतिबंध 1922 से लागू कर दिया गया। संरक्षण के अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जलवायु फैक्ट्री के प्रदूषण होने से बचाएं। रिड्यूस RR साइकिल का पालन करें। ट्रिपल R का साइकिल मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत को बढ़ाएं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संस्थाएं एवं संगठन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले भी हम लोग उस पर बात कर चुके हैं थोड़े थोड़े से, और कुछ जो नए हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले UNEP की स्थापना। इसका हिंदी नाम भी पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम UNEP कहते हैं। इसकी स्थापना 1972 में। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए नेतृत्व प्रोत्साहन देना, पर्यावरण नीतियों एवं कार्यक्रमों का सहयोग करना। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊँगी, वही टिक करवा देंगे। तो IUCN के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, अक्टूबर में, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा, रेड लिस्ट जारी करना। तो IUCN क्या होता है? रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट का मतलब होता है जो प्रजाति बिल्कुल इस खत्म हो रही है उसका रेड लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है, फिर उसको हम ज़्यादा संरक्षण देते हैं। विश्व वन्य जीव कोष, जिसको WWF बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसको 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको स्थापना हुई थी 1961 में, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। याद रखें, WWF की स्थापना 1961 में, IUCN की स्थापना 1948 में, UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। वन्य जीव के उनके आवासों का संरक्षण करना, जैव विविधता संरक्षण हेतु कार्य करना। UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी, न्यूयॉर्क, USA में। सतत विकास को बढ़ावा, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हिंदी में क्या बोले? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रोग्राम आएगा तो इस सतत विकास को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण कार्य करना। FAO की इस स्थापना खाद्य संगठन, इसको 1945 में होम इटली इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 1945 पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता को बढ़ाना, प्राकृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण रखना। WHO की स्थापना कहाँ हुई थी? 1948 में, जिनेवा में। और 1948 में की स्थापना, और इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, नाम बताइएगा उसका कमेंट करके। पर्यावरण स्वास्थ्य जोखिम निर्धारित रखना, स्वास्थ्य पर्यावरण के बीच सुधार। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक समूह कहा जाता है, उसकी स्थापना कब? 1944 में, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ये पर्यावरण रूप से सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जो पर्यावरण से संबंधित जो विकास हो रहा है उसकी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करता है, वित्तीय मतलब धन देता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब सिटीज़ के बारे में, अभी हम सिटीज़ का चर्चा किए थे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता व्यापार समझौता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता व्यापार समझौता 1973 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उन पर व्यापार का नियंत्रित करना और वन्य जीव पौधों की रक्षा करना। अब रामसर की बात करते हैं। रामसर विनय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 फरवरी को मनाते हैं। रामसर सम्मेलन 1971 में, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। याद है कि बहुत ज़्यादा ये किसके लिए? अर्धभूमि। रामसर जो है किसके लिए किया गया है? अर्धभूमियों के लिए, जो पानी वाली चीज़ें होती हैं। संरक्षण, सतत विकास का उपयोग करना, अर्धभूमियों की सूची तैयार करना, तरह संरक्षण देना। का क्वेश्चन है, रामसर स्थल में एक जोड़ा गया है 101 नंबर पे, जो राजस्थान का है। जैव विविधता अभिनय, जिसको CDP बोलेंगे, 1992। मेट्रियल कनाडा में इसकी स्थापना हुई है। UNFCCC 1992, बॉन, जर्मनी में इसकी स्थापना हुई। जलवायु परिवर्तन को रोकना, वैश्विक सहयोग करना। उसके बाद ओजोन, इसको याद रखेंगे। ओजोन सचिवालय की स्थापना 1989 में, नैरोबी केन्या में हुई। मेट्रिक प्रोटोकॉल का सहयोग देना, ओजोन संरक्षण को रोकना। उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन देख सकते हैं, 2001 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और पेरिस सम्मेलन 2015 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था, जिसको क्या वैश्विक
ताप भूमि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित करना, देशों की जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार बनाना। और कुछ स्थापना जो अलग से दी गई हैं इनको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी आप देख सकते हैं 1972 में। इससे पहले अभी हम पढ़ाएं आपको। आईसीएन की 1948 में, WWF 1961 में, FAO की 1945 में, यूनेस्को भी 1945 में, WHO को भी 1948 में, रामसर 1971 में 2 फरवरी को, CBD 1992, UNFCCC 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये जलवायु संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु से, पेरिस 2015, मेडिकल 87 में, विजन संरक्षण के लिए सतत विकास 2015, सतत विकास लक्ष्य कितने 13 का है जलवायु कार्रवाई के लिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर कमेंट करेंगे आप लोग तो इससे भी अच्छी क्लास होगी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने अपने विचार को प्रकट कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आएगा, इसका इंतजार करिएगा। अगर आप अच्छे से कमेंट करते हैं तो पार्ट 2 आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।